नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। धन्यवाद अभिनंदन समारोह में उपनल कर्मियों ने जताया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार। मुख्यमंत्री द्वारा नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की पहल को बताया ऐतिहासिक। चमोली में चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा। प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने किया 16 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध। और प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से गर्मी से राहत, लेकिन फसलों को भारी नुकसान। आकाशीय बिजली गिरने से बागेश्वर में 26 बकरियों की मौत। मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट किया जारी। और अब समाचार विस्तार से। उपनल कर्मचारियों ने आज देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उपनल कर्मचारी महासंघ की ओर से आयोजित धन्यवाद अभिनंदन समारोह में सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मी शामिल हुए और मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान उपनल कर्मियों ने मुख्यमंत्री द्वारा नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की पहल को ऐतिहासिक बताया और इसका तहे दिल से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जो काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया, वो आज धामी सरकार ने करके दिखाया है। कार्यक्रम में उपनल कर्मियों ने कहा कि लंबे समय से वे सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गंभीरता से लेते हुए स्थायी समाधान की दिशा में कदम उठाए हैं। इससे उपनल कर्मियों में उत्साह और भरोसा दोनों देखने को मिला। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने ये सिद्ध कर दिया है कि वो केवल घोषणाएं नहीं करते, बल्कि जमीनी स्तर पर उन्हें कार्यान्वित करने में भी विश्वास रखते हैं। समारोह में विभिन्न जिलों से आए उपनल कर्मियों की भारी भागीदारी देखने को मिली। चमोली जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक की है। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जनपद में 4,871.59 लाख की 16 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। चारधाम यात्रा तैयारियों को लेकर कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। बैठक में एनएच, विद्युत, पेयजल और स्वास्थ्य विभाग पर मुख्यतः फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर 30 एम्बुलेंस वाहनों की तैनाती की गई है। वहीं एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 मिनट रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज जनपद चमोली में चारधाम यात्रा की मैंने एक समीक्षा बैठक ली है और सभी विभागों ने काफ़ी प्रगति से काफ़ी किया है। हमारे पूरे प्रदेश सरकार चारधाम यात्रा के लिए जो है बहुत अच्छी यात्रा, उसके लिए प्रतिबद्ध भी है, कटिबद्ध भी है। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोगों ने अभी प्रदेश में भी चारधाम यात्रा की समीक्षा बैठक की थी। आज विशेषकर हमने 4 चीज़ों पे फोकस किया। एक तो एनएच की रोडें जो है समय पे पूरी हो जाए, जहाँ जहाँ भी दिक्कत है। दूसरा, बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए। तीसरा यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी पूरी चारधाम यात्रा में हम लगभग 30 एम्बुलेंस गाड़ियाँ वहाँ पे रखेंगे पूरे यात्रा रोड पे। और मैंने ये भी कहा आज कि रिस्पांस टाइम जो है 15 मिनट का होना चाहिए, ताकि किसी भी तीर्थयात्री की अगर तबीयत खराब होती है तो 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में 64वीं राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सभी विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत वांछित स्वीकृतियां अथवा आख्या शीघ्र ही उद्योग विभाग को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लंबित प्रकरणों का समय से निस्तारण किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के तहत लगभग 30 विभागों की 200 से अधिक सेवाएं शामिल की गई हैं। जिन विभागों द्वारा स्वीकृतियों के लिए आवेदन पत्र ऑफलाइन लिए जा रहे हैं, जल्द से जल्द इन्हें ऑनलाइन किया जाए। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को जनपद स्तर पर लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो के तहत विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्रों को निर्गत किए जाने में भी विलंब न किया जाए।
11 अप्रैल को थाना नेहरू कॉलोनी और फायर स्टेशन देहरादून को विधानसभा भवन के दूसरे तल पर बने कार्यालय में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलने के तत्काल बाद मौके पर पहुंचे दमकल के 2 वाहनों द्वारा विधानसभा कैंटीन के ऊपर द्वितीय तल पर बने कार्यालय में लगी आग पर काबू पाया गया। आग से कार्यालय के खिड़की और दरवाजों पर लगे पर्दे जल गए और कार्यालय में रखी अन्य सामग्री को आंशिक नुकसान पहुंचा है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगना प्रतीत हो रहा है। घटना की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा विधानसभा पहुंचकर उपस्थित अधिकारियों से घटना के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई और घटना के कारणों की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में जहां बारिश के कारण आम जनमानस को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली हो, लेकिन वहीं इस बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। वहीं बारिश और ओलावृष्टि से कई जगहों पर फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। देर शाम रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर, चमोली में भारी बारिश हुई है, जिससे जगह जगह खेतों में पानी भरने से गेहूं, आलू के साथ सेब की फसल को भारी नुकसान हुआ है। केदारनाथ में भी जमकर बारिश देखने को मिली। वहीं चोराबाड़ी सहित अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हुई है। बीते 3 दिनों से दोपहर बाद धाम में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं निदेशक मौसम विभाग विक्रम सिंह ने आज 12 अप्रैल तक पर्वतीय जिलों में झोंकेदार हवाओं और तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है, जबकि प्रदेश भर के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उनके अनुसार 13 अप्रैल से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा, जबकि 17 अप्रैल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। जैसे मैंने बोला था ये चीज़ें कि जो है जो एक्टिविटी वो 12 तक करीब रहेगी, जो है उसके बाद थोड़ा साफ होगा 3-4 दिन, फिर 17-18 से फिर से एक बार सिस्टम जो आएगा फिर एक्टिविटी मिलेगी। तो अभी अगर मैं बात करूँ आज और कल के लिए 11 और 12 के लिए, तो इसमें भी जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में जो है आज तो बल्कि ज़्यादातर जगहों में वो रहेगी और कल अनेक जगहों तक में वो रहने वाली है। जब आप 13 में जाएंगे तो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। छुटपुट एक्टिविटी जो आप कहेंगे कि जो कुमाऊँ रीजन है या अंदर के डिस्ट्रिक्ट में उनमें छुटपुट मिल सकती है, बाकी मौसम ऐसे क्लियर हो जाएगा। फिर 14, 15, 16 तक करीब करीब क्लियर है। छुटपुट 16 में हो सकता है, अदरवाइज मैं कहूँगा कि मेनली साफ़ ही रहने वाला है। तो अभी आज और कल जो एक्टिविटी है उसमें भी आप देखेंगे इसी तरह की रेन और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है। तो थंडरस्टॉर्म में हम देखते हैं कभी जो है ओले मिल जाते हैं, इसी तरह जो है तेज़ हवाएँ वो भी देखने को मिल जाती है। और साथ साथ आप देखें कि जो कहीं कहीं पर हिल्स में दिख रहा है कि तेज़ शावर जो है वो मिल जा रहे हैं और छोटा मोटा नुकसान वो कहीं कर दे रहा है। तो वो भी उस बात की बिल्कुल संभावना है कल तक जो आज और कल अगर देखेंगे। बागेश्वर जिले की कपकोट तहसील के अंतर्गत ग्राम जगथाना तोक दौलगाड़ में आकाशीय बिजली गिरने की एक दुखद घटना सामने आई है। इस प्राकृतिक आपदा में हरचंद सिंह पुत्र त्रिलोक सिंह की कुल 26 बकरियों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर तहसील कपकोट की टीम और पशुपालन विभाग द्वारा तत्काल मौके का निरीक्षण किया गया। पशुपालन विभाग ने मौके पर ही सभी मृत बकरियों का पोस्टमार्टम किया। जिला आपदा अधिकारी शिखा सोयाल ने बताया कि ये घटना दैवीय आपदा के मानकों के अंतर्गत आच्छादित मानी गई है और तहसील प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवार को नियमानुसार मुआवजा देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है, जहां ऋषिकेश से आते समय बागवान के पास एक गाड़ी पैराफिट तोड़कर नदी में जा समाई, जिसमें 6 लोग सवार थे। एक महिला का रेस्क्यू किया गया। बाकी लोगों की तलाश को लेकर एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। प्राप्त सूचना के अनुसार वाहन में एक ही परिवार के लोग थे जो पौड़ी के रहने वाले थे और शादी समारोह हेतु गौचर जा रहे थे। भारतवर्ष 2025 में पहली बार विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। ये संपूर्ण मीडिया और मनोरंजन स्पेक्ट्रम को कवर करने वाला पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को बढ़ावा देने और इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये एक वैश्विक स्तर का कार्यक्रम है जो मनोरंजन उद्योग के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। ये एक ऐसा मंच है जहां फिल्म निर्माता, अभिनेता, निर्देशक, संगीतकार, प्रोड्यूसर्स और इस उद्योग से जुड़े अन्य लोग एक साथ आकर अपने विचारों और अनुभवों को साझा करते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स में XR क्रिएटर हैकाथॉन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से वेव लैब्स की एक पहल है। ये मनोरंजन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में एक्सटेंडेड रियलिटी के क्षेत्र में छुपी हुई क्षमता का पता लगाएगा।
हम ये चाहते थे कि जो भी प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स इस हैकाथॉन से निकलकर सामने आए, वे सभी हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारत के उत्थान में, भारत की टेक्नोलॉजी में सीधा अपना योगदान दे सकें। इसलिए हमने 5 थीम रखे इस हैकाथॉन के। वे हैं हेल्थ केयर, एजुकेशन, मीडिया एंटरटेनमेंट, ई कॉमर्स एंड टूरिज्म, ताकि हर सेक्टर में जो भी एक्सआर प्रोजेक्ट, जो भी एक्सआर के प्रोडक्ट यहाँ से बनकर निकलें, वे इन सभी इंडस्ट्रीज को रिवोल्यूशनाइज कर सके, क्रांति लेकर आ सके। देश के कोने कोने से आए 2200 से अधिक प्रतिभागियों के बीच से 5 थीम आधारित विजेताओं की घोषणा की गई। इन टीमों का चयन हफ्तों की मेंटोरशिप, प्रोटोटाइपिंग और कठोर मूल्यांकन के बाद अंतिम 40 में से किया गया। हमारे पास देश भर से इतने टैलेंटेड प्रतिभागी निकलकर सामने आए, विजेता हमारे पास निकलकर सामने आए, और मैं बेहद ही एक्साइटेड हूं कि वेव्स में हम किस प्रकार से अपने इन प्रतिभागियों को, इन विजेताओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं बेहद ही एक्साइटेड हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी वेव्स में आने वाले हैं, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो विजेता हैं उनके द्वारा कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं जो बेहद ही क्रांतिकारी हैं, उन्हें वो ट्राई करें और उन्हें मार्गदर्शन भी दें। विजेता अब वेव्स 2025 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार हैं और वे उद्योग जगत की हस्तियों, निवेशकों और वैश्विक हितधारकों के समक्ष अपनी परियोजनाएं प्रस्तुत करेंगे, फीडबैक प्राप्त करेंगे, XR हस्तियों संग नेटवर्क और नवाचार पर नए अवसरों की खोज करेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहे, मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।